हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 61। इस पूरी सीरीज का ये सेट नंबर 61 है। हीट का ये पार्ट 9 है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा इस चैप्टर का, पार्ट 10, और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। जो हीट चैप्टर है, ऊष्मा, ये समाप्त हो जाएगा पार्ट 10 के साथ। जब पार्ट 10 आ जाएगा तो जितने भी सेट्स हुए हैं इस चैप्टर के अंदर सबको कंबाइन करके उसका पीडीएफ बना करके मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ये रहा टेलीग्राम चैनल का आईडी। आप इस आईडी के माध्यम से या फिर ये क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो हीट का जो पार्ट 10 होगा हमारा, वो आखिरी पार्ट होगा चैप्टर हीट का, और उसके बाद ये सारे ही 10 पार्ट्स के पीडीएफ एक साथ कंबाइन करके इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। सेट हमारा 61 है, हीट का ये पार्ट 9 है। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि जिस रात बादल लगा होता है वो रात जो है थोड़ी गर्म होती है उस रात की तुलना में जिस रात बादल नहीं लगा होता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, दिन के समय क्या होता है कि जो सूर्य से विकिरणें आती है उससे पृथ्वी कुछ मात्रा में परावर्तित करती है, तो बहुत सारे मात्रा में क्या है कि अवशोषित भी कर लेती है, और रात के समय में यही जो अवशोषित विकिरणें हैं ये उत्सर्जित करती है पृथ्वी। अब क्योंकि बादल जो है ये बुरे अवशोषक होते हैं, बैड एब्जॉर्बर होते हैं हीट रेडिएशन के, तो वो क्या करते हैं कि हीट को अपने से पार जाने नहीं देते हैं, रोक लेते हैं और परावर्तित कर देते हैं पृथ्वी की ओर ही, जिसके कारण हमें गर्मी महसूस होती है इस रात में ज़्यादा स्वच्छ आकाश वाली रात की तुलना में। तो बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, अतः पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को पुनः पृथ्वी की ओर लौटा देते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं? पिछले वीडियो में हमने एक नियम देखा था जहां हम लोगों ने ये देखा कि प्रत्येक वस्तु 0 केल्विन से अधिक तापमान पर विकिरणों को अवशोषित भी करती है और उत्सर्जित भी करती है। और आप जानते हो कि ये जो 0 केल्विन है ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है जिसे वैज्ञानिकों ने आज तक अचीव भी नहीं कर पाया है। तो जो भी वस्तुएं हैं सब 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर ही होती है। इसका मतलब प्रत्येक वस्तु जो है वो एट द सेम टाइम कुछ मात्रा में विकिरणों को अवशोषित भी कर रही है और कुछ मात्रा में उत्सर्जित भी कर रही है। तो वो था हमारा प्रीवोस्ट का ऊष्मा विनिमय सिद्धांत, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। इस नियम में ये कहा जा रहा है कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। यह है किरचॉफ का नियम। देखिए, किरचॉफ का नियम तो एक्चुअल में कुछ और है, ठीक है। किरचॉफ का जो नियम है एक्चुअल में कुछ और है वो, और वो नियम जानने नहीं हमें क्योंकि वो किसी काम का नहीं है आपका। तो एक्चुअल में नियम तो कुछ और है, उसी का एक रिजल्ट है जहां से ये क्लियर होता है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं, तो याद रखिएगा, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। याद करो, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये जो वाइट क्लॉथ है इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये गुड रिफ्लेक्टर है और बैड एब्जॉर्बर है। मैंने आपसे कहा था ये जोर डालते हुए कि याद रखना, गुड रिफ्लेक्टर है, अच्छे परावर्तक होते हैं ये क्लॉथ जो होते हैं वाइट क्लॉथ, अच्छे उत्सर्जक नहीं होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं वो आपके अच्छे परावर्तक होते हैं, अच्छे उत्सर्जक नहीं होते। क्यों अच्छे उत्सर्जक नहीं होते हैं? क्योंकि किरचॉफ का नियम कहता है जो अच्छा अवशोषक होगा वही अच्छा उत्सर्जक होगा। लेकिन ये जो व्हाइट क्लॉथ्स है ये तो बैड एब्जॉर्बर है, खराब अवशोषक है। इसका मतलब ये खराब उत्सर्जक है, बैड एमिटर है, खराब उत्सर्जक है। तो ये अंतर होता है, ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी डैश है। पृथ्वी जो है ये ऊष्मा की जो है अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक होती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जो है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक है। काले वस्त्रों की तुलना में सफेद वस्त्र हमें अधिक शीतल क्यों रखते हैं? सफेद वस्त्र हमें अधिक शीतल इसलिए रखते हैं क्योंकि ये अच्छे परावर्तक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, प्रकाश के भी अच्छे परावर्तक होते हैं। तो अपने पास पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। गलत हो जाएगा, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और उत्सर्जक है? कौन ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और उत्सर्जक है? हम लोगों ने देख लिया है, किरचॉफ्स लॉ। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। किरचॉफ्स लॉ जो है उसी का एक रिजल्ट है जो कहता है जो गुड एब्जॉर्बर है, जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं
वो गुड एमिटर्स भी होते हैं। आप सीधा से ये समझो ना, जो इंसान खाएगा ही नहीं वो निकालेगा क्या? जो इंसान खाएगा नहीं वो निकालेगा क्या? जो खाएगा वही तो निकालेगा, है ना? तो जो वस्तु विकिरण को अवशोषित ही नहीं करेगी अच्छे से, वो उत्सर्जित क्या करेगी? और जो अच्छे से अवशोषित करेगी वही उत्सर्जित करेगी। जो खाएगी वही निकालेगी, जो नहीं खाएगी वो क्या निकालेगी? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये जो है नियम का रिजल्ट है। तो जो काली वस्तुएं होती है वो क्या है कि खराब जो है परावर्तक होती है, याद रखना ये परावर्तक है। लेकिन जो काली वस्तुएं हैं वो अच्छी अवशोषक होती है, और क्योंकि अच्छी अवशोषक है तो ये अच्छी उत्सर्जक भी है। वही जो सफेद होते हैं वो अच्छे परावर्तक होते हैं लेकिन खराब अवशोषक होते हैं, और क्योंकि खराब अवशोषक है तो खराब उत्सर्जक भी है। तो हमारा आंसर काली और खुरदरी सतह यहाँ पर हो जाएगा। खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? कारण यही है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। डी हमारा राइट आंसर। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्त नहीं होती है। देखिए, थर्मस फ्लास्क बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि चालन, संवहन, विकिरण किसी भी विधि द्वारा जो है ऊष्मा का लॉस ना हो। ऊष्मा का क्या हो? लॉस ना हो। अगर गर्म चीज़ें डालते हैं तो वहाँ से ऊष्मा निकल ना जाए, और अगर ठंडी चीज़ें है उसमें तो बाहर से ऊष्मा को अवशोषित न कर पाए। इस प्रकार से थर्मस फ्लास्क को जो है बनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ऊष्मा क्षय को रोक दिया जाता है या फिर ऊष्मा को जो है अवशोषित ही नहीं करती है अंदर की चीज़ें। 100% तो इस पर रोक नहीं होता है, वरना क्या होता है, एक बार हम गर्म पानी डाल देते हैं तो वो हमेशा के लिए गर्म ही रहता है, तो हीट लॉस जो है वो तो होना ही है। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर लिया जाता है, तभी एटलीस्ट 20-22 घंटे के लिए तो वो चीज़ें जो है अच्छी खासी गर्म रहती है थर्मस फ्लास्क में। तो किसी भी विधि द्वारा जो है ऊष्मा की हानि या फिर प्राप्ति जो है नहीं होनी चाहिए। जैसे जो आप थर्मस फ्लास्क देखते हो इस प्रकार से, ऐसा आपको लगता होगा कि बाहर से जो है बस एक ही बोतल है ऐसे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि एक और बोतल होता है, बोतल मतलब कंटेनर होता है, और इसके बीच में क्या है कि वैक्यूम होता है। इसके बीच में वैक्यूम होता है, इसके बीच में क्या है कि निर्वात है। अब देखो, मान लो इसमें कोई गर्म चीजें हैं, गर्म पानी है मान लो। अगर गर्म पानी है तो गर्म पानी से ऊष्मा निकल करके अगर बाहर निकल जाती तो ये गर्म पानी जो है ठंडा हो जाता। तो ऊष्मा जो है ये ऐसे ऐसे इस मटेरियल से होते हुए जो है ये ऊष्मा बाहर निकल जाती, कंडक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा, चालन और संवहन के द्वारा। लेकिन इस बीच में देखो निर्वात बना दिया गया, क्योंकि इसको पता है कि चालन और संवहन के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए जो है माध्यम चाहिए, तो इसने बीच में से माध्यम ही गायब कर दिया, निर्वात है। तो क्या होगा कि चालन और संवहन द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में निर्वात है। तो ये तो चालन और संवहन के लिए ऐसा किया गया कि बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। अब विकिरण पर कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि विकिरण के लिए तो भाई माध्यम का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बिना माध्यम के भी चल लेती है। तो इसके लिए क्या किया गया कि अंदर और बाहर दोनों जगह, जैसे यहाँ पर देख लो, ये क्या है, श्वेत है प्लस चमकदार है। तो जैसे बाहर श्वेत और चमकदार है, वैसे ही अंदर भी श्वेत और चमकदार ये सतह होती है। और श्वेत और चमकदार के लिए हमने क्या पढ़ा कि ये जो है खराब अवशोषक है, खराब अवशोषक है और खराब उत्सर्जक है। तो क्या होगा, अगर गर्म पानी है तो यहां से ऊष्मा को ये अवशोषित जो है सतह नहीं करेगी, ठीक है। और सेम चीज आप ठंडी चीजों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो इसके अंदर मैंने ठंडा पानी डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर जो है ठंडा पानी डाल दिया। अब ठंडा पानी जो है यह गर्म हो जाता, अगर बाहर से हीट जो है ऐसे घुस करके अंदर चली जाती, लेकिन बीच में माध्यम है, तो कंडक्शन या कन्वेक्शन के द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण तो अंदर की ओर होगा नहीं। और बाहर की सतह भी श्वेत और चमकदार है, तो क्या होगा, बाहर से आने वाली हीट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी इसको जो है ये अवशोषित नहीं करेगी, ये सतह जो है उसको क्या है कि परावर्तित कर देगी। तो इस प्रकार से थर्मस फ्लास्क को जो है डिजाइन किया जाता है। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। एक वस्तु जब श्वेत प्रकाश में रखा जाता है तो वह लाल रंग की दिखाई पड़ती है, इसका अर्थ है
व्हाइट लाइट में हमें वस्तु उस रंग की दिखाई पड़ती है जिस रंग के प्रकाश को वो परावर्तित करती है। जैसे जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 रंग है, जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 रंग है, उसमें क्या है कि 7 रंग है, विबग्योर हम जिसे बोलते हैं। अब व्हाइट लाइट अगर किसी वस्तु पर गिर रही है, मतलब ये 7 रंग उस वस्तु पर गिर रही है। तो मान लो ये जो वस्तु है ये हमें रेड दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेड रंग के जो प्रकाश है इस व्हाइट लाइट में, जो लाल रंग का ये जो प्रकाश है इसको ये परावर्तित कर रही है, बाकी सारे को ये एब्जॉर्ब कर रही है, बाकी सारे को एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन रेड को रिफ्लेक्ट कर रही है। और ये रेड लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों के रेटिना पर पहुंचती है, तो हमें यह वस्तु जो है लाल दिखती है। तो श्वेत प्रकाश में हमें वस्तु उस रंग की दिखाई पड़ती है जिस रंग के प्रकाश को वो परावर्तित करती है। ठीक है, वस्तु लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित कर रही है, इसीलिए वस्तु जो है हमें श्वेत प्रकाश में जो है लाल रंग की दिखाई पड़ती है। अब देखो, एक वस्तु को जब उच्च ताप पर अंधेरे में गर्म किया जाता है तो वह हरे रंग की दिखती है, क्योंकि व्हाइट लाइट में हमें कोई वस्तु जो है उस रंग की दिखती है जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है। ठीक है, परावर्तित करती है। लेकिन उसी वस्तु को अगर आप अंधेरे में ले जाओ तो वस्तु हमें नहीं दिखती है, क्योंकि वहां पर व्हाइट लाइट उस पर गिर ही नहीं रही है, तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन उस वस्तु को आप गर्म करो, ठीक है, उस वस्तु को आप गर्म करो, गर्म करने के बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वहां से बहुत सारी रेडिएशंस निकलने लग जाएगी। बहुत सारी रेडिएशंस जब निकलेगी तो उसमें से जैसे ही रेडिएशंस जो है वो वाली निकलेगी जिसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनो एंगस्ट्रम से 700 नैनो एंगस्ट्रम के बीच में होगी, वो वस्तु आपको दिखाई देने लग जाएगी। वो वस्तु जो है आपको दिखाई देने लग जाएगी। देखो, जो विबग्योर है ना, विबग्योर, ये जो विबग्योर है इसी को व्हाइट लाइट बोलते हैं, इसके वेवलेंथ की जो रेंज है वो ये है। कोई भी विकिरण जिसकी वेवलेंथ इसके बीच में हो उसे हम देख पाएंगे, तो जो वस्तु अंधेरे में आपको नहीं दिख रही है उसे आप गर्म करना शुरू करो, तो जैसे ही वहां से गर्म करने के बाद उसके टेम्परेचर के कारण इस रेंज की वेवलेंथ वाली रेडिएशंस जो है निकलनी शुरू होगी ना, वो वस्तु आपको दिखाई देने लग जाएगी। अब इसमें मान लो लाल रंग की विकिरणें जो है वो ज़्यादा निकल रही है तो आपको लाल दिखेगी। अगर मान लो ग्रीन रंग की जो विकिरणें हैं वो ज़्यादा उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है वस्तु से, तो आपको ग्रीन दिखेगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो वस्तु आपको दिख रही है वो उत्सर्जन के कारण दिख रही है। ठीक है, वस्तु हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है। ठीक है, यहाँ किस लिए दिखी? उत्सर्जन के कारण। जबकि व्हाइट लाइट में आपको वस्तु दिखती है किस लिए? परावर्तन के कारण। जैसे यहाँ देख लो आप, ठीक है, देखो अंधेरे में रखा गया है इस आयरन बार को। मान लो ये आयरन बार है, आयरन रॉड है। जब इसको गर्म नहीं किया गया था तब ये आयरन बार जो है, आयरन रॉड जो है, ये नहीं दिख रहा था। लेकिन जब गर्म किया गया तो देखो ये दिखने लग गया। अभी इसलिए नहीं दिख रहा है कि इस पर कोई प्रकाश जो है गिर रहा है और ये परावर्तित कर रहा है, नहीं, इसको गर्म किया गया और अपने टेम्परेचर के कारण जो है यहाँ से रेडिएशंस निकल रही है, यहाँ से रेडिएशंस निकल रही है। और मैंने आपसे कहा था ये जो रेडिएशंस निकलती है टेम्परेचर के कारण, ये जो हीट रेडिएशंस निकलती है ये जो है लाई करती है अल्ट्रावायलेट से लेकर के इंफ्रारेड के बीच में, इसी बीच में विजुअल भी है। तो जैसे ही जो रेडिएशंस हैं उसकी वेवलेंथ विजुअल वाली रेंज में आती है, ये हमें दिखने लग जाती है। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस यहाँ से निकल रही है, जो कि ऑफ कोर्स निकल ही रही है, आपको कैसे पता? आप भले ही ये अवरक्त विकिरणों को देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसके आसपास क्या आप गर्मी फील करोगे? गर्मी फील करोगे, मतलब वहाँ पर जो है अवरक्त विकिरण भी निकल रही है। वो हमें दिख नहीं रही है लेकिन वो निकल रही है, वो हमें गर्मी की अनुभूति देती है, अवरक्त विकिरण। एक वस्तु श्वेत प्रकाश में लाल रंग की दिखती है। जब इस वस्तु को अंधेरे में उच्च ताप पर गर्म किया जाएगा तब यह दिखेगी। अब देखो, श्वेत प्रकाश में वस्तु लाल रंग की दिखती है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर गिरने वाली जो 7 रंग है श्वेत प्रकाश के अंदर, उसमें से लाल रंग को यह वस्तु जो है परावर्तित कर देती है और बाकी सबको क्या है कि अवशोषित कर लेती है। जब इस वस्तु को अंधेरे में ले जाकर गर्म किया जाएगा तब एक चीज तो आप बोल सकते हो कि यह वस्तु जो है लाल रंग की तो नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसने लाल रंग को तो अवशोषित किया ही नहीं है। जिसे यह वस्तु खाई ही नहीं है उसे निकालेगी क्या? लाल रंग के प्रकाश को तो इसने खाई नहीं है, तो इसे निकालेगी क्या, उत्सर्जित क्या करेगी? ठीक है, इसलिए श्वेत प्रकाश में जिस रंग की वस्तु हमें दिखती है
अंधेरे में ले जाकर उसको गर्म करेंगे, उस रंग की वस्तु तो नहीं दिखेगी, क्योंकि उस रंग के लिए यह वस्तु जो है खराब अवशोषक है तो खराब उत्सर्जक भी है। लाल रंग की वस्तु हमें दिखती है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश को इसने परावर्तित की है, मतलब लाल रंग की अवशोषक जो है ये खराब है, तो अंधेरे में हम उसको जब गर्म करेंगे तो लाल रंग का उत्सर्जन भी नहीं होगा। तो ये वस्तु जो है लाल रंग के लिए खराब अवशोषक है तो खराब उत्सर्जक भी है। तो एक चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं जो आप ध्यान में रख सकते हो। अगर व्हाइट लाइट में वस्तु जो है आपको रेड दिखती है तो अंधेरे में गर्म करने पर वो ग्रीन दिखेगी, और अगर मान लो व्हाइट लाइट में अगर वो ग्रीन दिखती है तो अंधेरे में गर्म करने पर लाल दिखेगी। ऐसे ही अगर मान लो कोई वस्तु जो है जो ब्लू दिखती है व्हाइट लाइट में तो वो अंधेरे में गर्म करने पर ऑरेंज दिखेगी, और इसके ठीक उल्टा भी सही है। और अगर मान लो वो बैंगनी रंग की दिखती है व्हाइट लाइट में तो अंधेरे में गर्म करने पर वो येलो रंग की दिखेगी। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। तो हरे रंग की हमारा आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु या कृष्ण पिंड द्वारा, कोई नॉर्मल बॉडी है या फिर कोई ब्लैक बॉडी है, उसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता का सही सूत्र है। देखो तीव्रता है, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और एनर्जी में अंतर होता है। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में कितनी ऊर्जा निकल रही है या फिर कितनी मात्रा में विकिरण जो है निकल रही है। तो आंसर होगा हमारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा बट्टे में क्षेत्रफल बट्टे में समय। बी हमारा राइट आंसर। इंटेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जो विकिरणें जो है निकल रही है, विकिरणों की जो मात्रा है या फिर ऊर्जा की जो मात्रा है उसे हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग हीट रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्यू लिख दिया है। वीन का विस्थापन नियम किसके बीच संबंधों को दर्शाता है। एक नियम है जिसे हम लोग विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, हिंदी में वीन का विस्थापन नियम बोलते हैं। इसके बारे में सीधा आपको ये याद रखना है कि जो उत्सर्जित विकिरण होती है उसकी तरंग दैर्ध्य और टेम्परेचर में उल्टा रिलेशन होता है। ये नियम हमें ये कहता है, वीन का जो विस्थापन नियम है वो हमें ये कहता है कि जो उत्सर्जित विकिरण जो होती है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है उस वस्तु के टेम्परेचर के साथ उल्टा रिलेशन रखती है। जैसे हम लोगों ने देखा ना अभी कि वस्तु को हम अंधेरे में ले जाकर गर्म करेंगे तो वस्तु जो है विकिरण उत्सर्जित करेगी। जो विकिरणें उत्सर्जित कर रही है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, ये उस वस्तु के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है जो उस समय है। जितना ज़्यादा हम वस्तु को गर्म करेंगे उससे निकलने वाली जो रेडिएशंस होंगी, विकिरणें होंगी, उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। तो ये विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो अभी तक आपने 3 नियम पढ़े हैं, प्रिवोस्ट का ऊष्मा विनिमय सिद्धांत, उसके बाद किरचॉफ का नियम और यह है वीन का विस्थापन नियम। हमारा आंसर क्या होगा, तापमान और तरंग दैर्ध्य। सी हमारा राइट आंसर। एक लोहे के टुकड़े को जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो सबसे पहले लाल रंग का हो जाता है, फिर लाल पीले रंग का हो जाता है और अंततः उजले रंग का हो जाता है। उपर्युक्त अवलोकन का सही व्याख्या निम्न में से किस नियम से संभव है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये जो है आपको रेड कलर का दिख रहा है, जबकि ये जो है ये आपको येलो ऑरेंज दिख रहा है, ठीक ना। इसको मैं बोल दूं, चलो येलो कलर का दिख रहा है, इन दोनों को हम ले लेते हैं। ये येलो दिख रहा है और ये रेड दिख रहा है। और हमारे पास जो ये विबग्योर है, यहाँ पर देख लो, जो विबग्योर है इसमें अगर हम वेवलेंथ की ऑर्डर देखें तो वेवलेंथ देखो ऐसे घटती है, वेवलेंथ जो ऐसे घटती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम होती है। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताओ, जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है यानी कि जो लैम्डा है, रेड वाले के पास ज़्यादा है और येलो वाले के पास कम है। यहाँ पर देख सकते हो, रेड वाले के पास ज़्यादा है, येलो वाले के पास कम है। अब टेम्परेचर की बात बताओ कि टेम्परेचर कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। टेम्परेचर कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। ये टेम्परेचर मान लो TY है और यहाँ वाले इस वाले रीजन पर टेम्परेचर जो है TR है। तो शायद आप सही बता रहे होंगे कि जो TR का टेम्परेचर है वो कम है और TY का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पर आ जाइए, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जो येलो वाले का टेम्परेचर है ये ज़्यादा है, रेड वाले का जो टेम्परेचर है वो कम है।
तो अब ध्यान से देखो, वेवलेंथ लाल वाले का ज़्यादा है लेकिन तापमान लाल वाले का कम है। जो अभी आपने देखा ये कि वेवलेंथ और उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य में अंतर है। तो जैसे जैसे हम वस्तु को और ज़्यादा गर्म करेंगे उससे निकलने वाली जो विकिरणें होंगी उसकी तरंगदैर्ध्य घट जाएगी। इसीलिए जब लोहे के टुकड़े को जब गर्म किया जाता है तो पहले वो लाल जो है दिखता है, तापमान कम होता है, हम और तापमान बढ़ाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाली रेडिएशन जो होती है उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। पहले लाल दिखा, उसके बाद और गर्म किया तो वेवलेंथ इधर की ओर शिफ्ट हो गई। हम और गर्म करेंगे तो ये सारी वेवलेंथ की रेडिएशंस निकलने शुरू हो जाएंगी और अंत में हाल ये होगा कि वो देखो व्हाइट कलर का दिखने लग जाएगा। व्हाइट कलर का दिख रहा है मतलब इन सारी रेडिएशंस को निकाल रहा है वो एक साथ। तो ये वीन का विस्थापन नियम है। ठीक है, ये वीन का विस्थापन नियम है। वीन का विस्थापन नियम हमारा आंसर। सूर्य और तारों का तापमान पता करने के लिए निम्न में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? वीन का विस्थापन नियम। कृष्णिका विकिरण की तरंगदैर्ध्य। कृष्णिका विकिरण का मतलब क्या होता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो ब्लैक बॉडी होती है उससे जो रेडिएशंस जो है एमिट होती है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो उसकी तरंगदैर्ध्य है तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है, तापमान बढ़ने पर घट जाती है। तो ये आंसर हो जाएगा, जो तरंगदैर्ध्य है वो तापमान बढ़ाने पर घट जाएगी। वीन का विस्थापन नियम, बी आंसर। तारों का रंग। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ए हमारा आंसर। अधिक तापमान पर वस्तु उत्सर्जित करती है। अधिक तापमान पर वस्तु उत्सर्जित करती है कम तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को। सूर्य की सतह या प्रकाश मंडल का तापमान लगभग कितना होता है? प्रकाश मंडल, जो सूर्य का भाग हमें दिखाई पड़ता है वही जो है प्रकाश मंडल है। तो इसका टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग में होता है। देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग किताबों में, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो टेम्परेचर है ये निकाला कैसे गया होगा? वीन के विस्थापन नियम से। ठीक है, वीन के विस्थापन नियम से ही इस टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये जो नियम है ये वेवलेंथ और टेम्परेचर में संबंध को बताता है। तो सन से आने वाली जो रेडिएशंस है उसके पास वेवलेंथ है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो है। उस वेवलेंथ के हिसाब से जो है टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लिया जाता है कि सन का टेम्परेचर जो है क्या है। एक्चुअल में जो नियम है वो है लैम्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये एक्चुअल में लॉ है, ये लॉ है। अब ये लैम्डा मैक्स क्या है इतना जानने का जरूरत नहीं है, आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि उत्सर्जित विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य है और वस्तु का जो तापमान है उसके बीच में उल्टा संबंध है। ठीक है, कौन सा नियम है ये? विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन का विस्थापन नियम। सोलर नियतांक का मान लगभग कितना है? सोलर नियतांक, सोलर कांस्टेंट का मान लगभग कितना है? देखिए सोलर कांस्टेंट क्या होता है, इसका आंसर ये है और आंसर से ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका मान जो है 1361 वाट पर मीटर स्क्वायर है। अब इस यूनिट से आपको अच्छे से फील नहीं होगा, ये जो वाट है इसको हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, मतलब 1361 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है, एरिया का यूनिट है। तो देखो सोलर कांस्टेंट क्या होता है, ये देखो एटमॉस्फेयर है और ये एटमॉस्फेयर का आउटर पार्ट है, ये एटमॉस्फेयर का आउटर पार्ट है। तो मान लो मैंने क्या किया, इस आउटर पार्ट पर 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। अब सन से आने वाली जो रेडिएशंस है या सन से आने वाली जो एनर्जी है, ठीक है, वो 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितनी आ रही है, उसी को हम लोग सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। सोलर कांस्टेंट जो है वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकेंड में जितनी रेडिएशंस आ रही है या फिर जितनी ऊर्जा जो है आ रही है वही सोलर कांस्टेंट है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा जो है आ रही है या फिर जितनी रेडिएशंस आ रही है वही सोलर कांस्टेंट है। ये एरिया कहाँ माना गया है? आउटर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, जो पृथ्वी का जो बाहरी वायुमंडल है वहाँ पर एक एरिया जो है अज्यूम कर लिया गया है, जैसे भूमध्य रेखा। वास्तव में कोई रेखा तो खींची नहीं गई है पृथ्वी पर, हमने उसे अज्यूम किया हुआ है, मान लिया हुआ है, एक हाइपोथेटिकल लाइन हमने मान लिया, इमेजिनरी लाइन मान लिया है कि ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री
जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। ऐसे ही अपने मन से एक एरिया मान लो, यहाँ पर अपने मन से एक एरिया मान लो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देख लो कि 1 सेकंड में यहाँ से कितनी ऊर्जा आ रही है, उसकी जो मात्रा है वही है हमारा सोलर कांस्टेंट। तो ये जो मान है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग किताबों में, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, इसी के आसपास विकल्प में जो होगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकंड में जो है 1361 जूल सन से ऊर्जा आ रही है। इसका मतलब ये हुआ किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता उसके परम तापमान के चौथे घात के समानुपाती होती है, इसे कहते हैं। उत्सर्जन क्षमता जो है, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि ये जो E है ये है किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जितनी रेडिएशंस निकल रही होती है उसी को हम लोग उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। तो इसी के बारे में कहा गया है कि ये समानुपाती है परम तापमान यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन, ये टेम्परेचर इन केल्विन है उसके चौथे घात के। ये भी अपने आप में एक नियम है जिसे स्टीफन का नियम कहते हैं, स्टीफन्स लॉ। ठीक है, ये है स्टीफन्स लॉ। ये जो स्टीफन का नियम है इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम भी कहते हैं। स्टीफन के नियम को स्टीफन के चौथे घात का नियम भी कहते हैं। और जो पायरोमीटर है, जो विकिरण उत्तापमापी है, जिसका इस्तेमाल जो है हाई टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, सूर्य और तारों का तापमान मापने के लिए किया जाता है, ये स्टीफन के नियम पर ही आधारित है। ये इसी नियम पर आधारित है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो उत्सर्जन क्षमता है वो सीधा समानुपाती है परम तापमान के चौथे घात के। ये E क्या है? वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जो रेडिएशंस आ रही है उसी को हम लोग उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। तो ये है समानुपाती T के पावर 4 के। तो ये है स्टीफन्स लॉ। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण उसके परम तापमान के चौथे घात के समानुपाती है, इसे स्टीफन का नियम कहते हैं। तो दोनों तरीका है, उत्सर्जन क्षमता के रूप में बोल दो या फिर आप उसको ऐसे पूरा डिटेल में बोल दो। किस नियम के अनुसार किसी वस्तु द्वारा ऊष्मा क्षय की दर, ऊष्मा ह्रास की दर या फिर तापमान में गिरावट की दर या फिर ठंडा होने की दर उस वस्तु और उसके वातावरण के तापमान में अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है? यह है न्यूटन का शीतलन नियम। बस इतने सारे नियम आपको पढ़ने हैं, 5 नियम पढ़ने इस चैप्टर में। प्रीवोस्ट का ये नियम, किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, वीन का विस्थापन नियम और न्यूटन का शीतलन नियम। तो न्यूटन का शीतलन नियम जो है ये हमें बताता है कि ठंडा होने की जो दर है, किसी वस्तु के ठंडा होने की जो दर है वो समानुपाती है वस्तु और उसके वातावरण के तापमान के। शीतलन की दर या जब कोई वस्तु ऊष्मा उत्सर्जन द्वारा ठंडी होती है तब इसके ठंडा होने की दर निर्भर करती है। तो हम लोगों ने अभी देखा रेट ऑफ कूलिंग, यहाँ रेट ऑफ कूलिंग वस्तु और उसके तापमान में जो अंतर है उसके समानुपाती तो है ही, साथ में ये जो रेट ऑफ कूलिंग है इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। जैसे जो रेडिएटिंग बॉडी है यानी जिस वस्तु से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है उसके और वातावरण के तापमान के अंतर पर, अच्छा ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। उसके बाद जिस वस्तु से रेडिएशन जो है एमिट हो रही है, विकिरण उत्सर्जित हो रही है, उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड ये रेट ऑफ कूलिंग जो है करती है, ठंडा होने की दर करती है। विकिरणकारी सतह के प्रकृति पर, विकिरणकारी वस्तु के द्रव्यमान पर, विकिरणकारी वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा पर, इन सारे चीज़ों पर जो है डिपेंड करती है कौन? रेट ऑफ कूलिंग यानी ठंडा होने की दर, या फिर इसको बोल सकते हैं ऊष्मा ह्रास की दर विकिरण माध्यम से। ठीक ना, रेडिएशन के रूप में जो है ऊष्मा की जो हानि हो रही है, क्षय जो हो रही है उसकी दर। तो कई तरीकों से बोला जाता है। ठीक है, ठंडा जैसे यहाँ हमने देखा ना, ऊष्मा क्षय की दर भी बोल सकते हैं, वस्तु के तापमान में गिरावट की दर भी बोल सकते हैं, ठंडा होने की दर भी बोल सकते हैं। तो कई तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल न्यूटन के शीतलन नियम पे आधारित है। ये गर्म पानी से भरा हुआ एक बीकर कमरे में रखा हुआ है। 80 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस होने में T1 समय लगता है। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस होने में T1 टाइम लगता है। 75 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होने में T2 टाइम लगता है।
75 डिग्री सेल्सियस से कितना है 70 डिग्री सेल्सियस होने में T2 टाइम लगता है। उसके बाद 70 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस होने में T3 टाइम लगता है। तो T1, T2, T3 में हमें बताना है क्या रिलेशन होगा। तो मान लो जिस कमरे में ये रखा हुआ है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ भी देखो 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है ना, यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। मतलब स्टार्टिंग के 5 डिग्री सेल्सियस कम होने में T1 टाइम लगा है, उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस कम होने में T2 टाइम लगा है, उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस कम होने में T3 टाइम लगा है। कमरे का तापमान देखो 30 डिग्री सेल्सियस है। स्टार्टिंग में देखो आप जो रेट ऑफ कूलिंग है, ठंडा होने की दर या तापमान में गिरावट की दर या फिर ऊष्मा क्षय की जो दर है वो समानुपाती होती है किसके, वस्तु का जो तापमान है और उसके वातावरण का जो तापमान है। अब देखो स्टार्टिंग के 5 मिनट में ये जो पानी है ये जो ठंडा होगा वो तेजी के साथ होगा। क्यों? क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस निकालो तो 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब अगले 5 मिनट में डिफरेंस निकालो 30 75 कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। उसके बाद देखो 70 से 65 गया तो 30 और 40 70 का डिफरेंस निकालो, सॉरी ये 45 हो जाएगा ना, 45 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ 70 से 65 गया तो 70 और 30 का डिफरेंस निकालो तो 40 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वस्तु और उसके वातावरण के बीच टेम्परेचर डिफरेंस जो है कम हो रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग जो है कम हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में जो है जो T1 टाइम लगा वो कम होगा। स्टार्टिंग के 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरने में कम टाइम लगा होगा, उससे ज़्यादा लगा होगा T2 टाइम में और उससे ज़्यादा लगा होगा T3 टाइम। स्टार्टिंग के 5 डिग्री सेल्सियस कम होने में T1 टाइम लगा जो कि सबसे कम होगा, क्योंकि उस समय टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये कमरे का तापमान के साथ जो है बहुत ज़्यादा था। फिर अगले 5 मिनट में क्या है कि T1 से ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि तब जो है पानी का टेम्परेचर और कमरे का टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो थोड़ा अब क्या है कि कम हो चुका है। तो सीधा समानुपाती है ना, अगर ये कम हो जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम हो जाएगा। तो पहले अगर T1 टाइम लगा तो अब T1 से ज़्यादा लगेगा। और फिर अगले में क्या होगा, T3 जो टाइम लगेगा वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि तब कमरे का तापमान के साथ डिफरेंस जो है ये और कम हो जाएगा। तब रेट ऑफ कूलिंग क्या है, ये भी कम हो जाएगा। तो T1 जो है सबसे छोटा हो जाएगा, T2 से बड़ा, T3 सबसे बड़ा। अब ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, 2017 में किसी एग्जाम में पूछा गया था। एक विशेष दिन वह समय में चूरू जो कि राजस्थान में है, ठीक है, ये चूरू है, और एक में कहा गया कि शिमला है। चूरू में तापमान कहा गया है कि 48 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर मान लो ये 48 डिग्री सेल्सियस है, और शिमला में क्या है कि 24 डिग्री सेल्सियस है। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्याले में पानी है। तो जो कप यहाँ पर है सेम टू सेम कप यहाँ भी है। इसमें जो पानी है उसका टेम्परेचर कहा गया कि 95 डिग्री सेल्सियस है, और शिमला में जो कप में पानी है उसका टेम्परेचर 71 डिग्री सेल्सियस है। बोला है दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा। मतलब कौन सा प्याला, ये कप या फिर ये कप, इनमें से कौन है जो अपने कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा। कमरे का तापमान क्या है, इसका 48 है, इसका 24 है, कौन पहले पहुंचेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये कितना है 47 डिग्री सेल्सियस, और ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये कितना है, ये भी है 47 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों केस में क्या है, चूरू में भी और शिमला में भी वस्तु और उसके वातावरण के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो समान ही है। दोनों ही जगहों पर पानी और उसके कमरे के तापमान के बीच जो डिफरेंस है वो 47 डिग्री सेल्सियस दोनों जगहों पर। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है, रेट ऑफ जो कूलिंग है ये सेम हो जाएगा दोनों जगहों पर। तो दोनों जो है समान समय में कमरे के तापमान पर पहुंचेंगे। मान लीजिए आप ये चीज़ कि चूरू जो है यहाँ भी 24 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होता, ठीक है। वैसे केस में हमारा आंसर क्या होता, ये भाई दोनों को 24 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचना है। 95 वाले को भी 24 पर पहुंचना है, 71 वाले को भी 24 पर पहुंचना है। अब शिमला में जो पानी है वो ऑलरेडी 71 डिग्री सेल्सियस पर है, ये पहले 95 से 71 पर जाएगा, ये पहले से 71 पर है। तो सीधी सी बात है 71 वाला पहले पहुंच जाएगा 24 पे, ये बाद में पहुंचेगा।
लेकिन यहाँ पर कमरे का तापमान अलग अलग था, इसको पहुँचना था 48 पर, इसको पहुँचना था 24 पर। इसका कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर पानी का टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इसके कमरे का टेम्परेचर भी कम है, पानी का टेम्परेचर भी कम है, लेकिन डिफरेंस जो है दोनों जगह 47 डिग्री सेल्सियस है, तो रेट ऑफ कूलिंग दोनों जगह समान। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 61 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।